7 दिसंबर 1972 नासा अपना आखिरी मिशन करने जा रहा है, मिशन अपोलो 17। Space vehicle is surrounded by searchlights producing some 225 foot candles of light. इस मिशन में होंगे दुनिया के 3 एस्ट्रोनॉट जो चांद पर जाकर देखेंगे कि जीवन वहाँ का कैसा होता है। थोड़ी देर में इन्हें जाने के लिए तैयार किया जाता है। अगले ही पल तीनों एस्ट्रोनॉट कॉमन मॉड्यूल में बैठते हुए दिखते हैं। इनके चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती है, लेकिन ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। पूरी टीम ने गुड लक कहकर हौसला अफजाई किया। Caprian has given a go for launch. Apollo 17, the launch team wishes you good luck and Godspeed. और फिर शुरू हुआ काउंटडाउन का सिलसिला। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ignition sequence start. 39A रॉकेट से भयंकर आग निकलनी शुरू हुई। जमीन पर खड़े लोग तालियां मारकर तीनों एस्ट्रोनॉट को अलविदा कहने लगते हैं। कुछ सेकंड में ही रॉकेट एक तारे में तब्दील हो गया। सिर्फ 12 मिनट के अंदर अंदर ही तीनों एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट की सतह में पहुंच गए। 3 घंटे 12 मिनट के बाद रॉकेट का तीसरा इंजन ट्रांस लूनर इंजेक्शन पृथ्वी से निकलकर सीधे चांद की ओर जाने लगा। 17 Houston, you are go for orbit. Go for orbit. आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये अपने साथ क्या क्या लेकर गए, क्योंकि ये सफर सिर्फ 12 दिन का होने वाला है और इन 12 दिनों में 12.5 लाख किलोमीटर का सफर इन लोगों को तय करना है। अगर एक इंसान प्लेन से जाएगा तो करीब 4 महीने 44 डेज लगने वाले हैं और इस सफर को पूरा करने के लिए अगले 12 दिन में चिकन सूप, बीफ, नूडल्स और एनर्जी बढ़ाने के लिए एप्रिकॉट्स, चॉकलेट पुडिंग खाकर ही ये सरवाइव करेंगे। अब जो स्पेसक्राफ्ट ये लोग यूज करेंगे उसकी कैपेसिटी 47 टन की होगी। ये कोई मामूली मशीन नहीं है दोस्तों, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है जिसे लूनर रोवर कहा जाता है और इसका वजन 210 किलो है, जिसे चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर चलाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। और इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है, देखने में ये आपको स्पाइडर जैसा लगेगा। इसके 4 पैर होते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ही नहीं, सेंसर और ड्रिलिंग मशीनें भी लेकर जाएंगे जिनसे खुदाई करके वहां की मिट्टी का पता लगाया जाएगा कि अंदर मिट्टी का कलर कैसा है। खुद को जीवित रखने के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन टैंक और बिजली बनाने के लिए कुछ फ्यूल सेल्स भी साथ में कैरी किए जाएंगे। अगर इनका मिशन सफल रहा तो अमेरिका का झंडा ऊपर पहुंचकर लहराना होगा। अब सब कुछ लेने के बाद 7 दिसंबर 1970 की रात 12:30 बजे तीनों एस्ट्रोनॉट धरती से निकल जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया, अपनी कहानी पर वापस आते हैं और जैसे ही ये लोग पृथ्वी की निचली सतह ऑर्बिट में पहुंचते हैं, यू लुकिंग गुड कहकर हौसला अफजाई की जाती है। Good show, babe. Little late, but a good show. अब ये धरती से करीब 23,000 फीट ऊपर थे, तो ऊपर पहुंचते ही इन्हें सुनने को मिलता है कि चैलेंजर की हाउसकीपिंग कीजिए, और ये इसलिए किया गया ताकि अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके। और जिसके बाद हैरिसन कैमरा ऑन करके लाइव ब्रॉडकास्ट करके दिखाते हैं कि वहां का जीवन कैसा है और सब कुछ यहाँ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद इन्हें धरती के 2 राउंड लगाने के लिए बोला जाता है। वापस में बैठे लोग फ्यूल और बाकी चीजों को चेक करने के लिए भी कहते हैं और सब कुछ चेक करने के बाद SIBB स्टेज जो रॉकेट की बैकबोन होती है उसको भी ऑन कर दिया जाता है और चैलेंजर नीचे की ओर धीरे धीरे जाने लगता है। लेकिन यहाँ एक और टास्क था, रफ्तार को 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक करना होगा, क्योंकि जितनी रफ्तार होगी उतनी जल्दी ये चांद की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे ही यॉन ने रफ्तार पकड़ी, कमांडर सर्नर ने स्पीड को मेंटेन करते हुए यॉन के मेन इंजन को भी ऑन करके बड़ी स्पीड के साथ उसकी नोक को सीधा कर दिया। और इसलिए जैसे ये आगे बढ़े वो बार बार ये चेक करने लगे कि क्या हम सही डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं या फिर नहीं। एक और बात, अंतरिक्ष में 1 डिग्री की चूक लाखों किलोमीटर दूर इन्हें भटका सकती है, तो ये चीज इन्हें माइंड में रखकर चलनी होगी। और नीचे से आवाज आती है, वेरी लिटिल डाउन, यानी धीरे धीरे आगे बढ़िए और चैलेंजर को लैंड कर दीजिए। अब धीरे धीरे ये नीचे जाते हैं और लैंडिंग हो जाती है, तो ऑफिस में बैठे लोगों ने पहली स्टेज पार करने पर जोरदार तालियां मारकर इनका और हौसला अफजाई किया। इन्हें अब तक 113 घंटे से ऊपर हो चुके थे धरती से आए हुए। ऐसे लैंडिंग होती है, सफर लंबा होने की वजह से ये थोड़ी देर के लिए वहां रुककर आराम करते हैं, खाना खाते हैं, गहरी नींद लेते हैं ताकि ये फ्रेश होकर काम पर लग सकें। अब सोने के बाद 117 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका होता है। ये करीब 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं और देखते देखते सर्नर नीचे उतरते दिखते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं अचानक वो हवा में उड़ने लगते हैं, मानो कोई पीछे से धक्का मारने लग रहा हो। हैरिसन भी तुरंत नीचे आते हैं। यहाँ देखें ऊपर चांद की जमीन कितनी साफ साफ दिखती है। जब ये नीचे उतर रहे थे तो इनके पैरों के निशान देखने लायक थे
जो किसी बड़े जानवर जैसे लगते हैं। अब वहां पहुंचते ही पहला काम किया, वहां की जमीन पर अमेरिका का झंडा फहराना शुरू कर दिया। कई बार कोशिश करते रहे, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद फाइनली अमेरिका का झंडा ये लहरा पाए। हैरिसन ने दूसरी ओर घूमकर फ्लैग लहराते हुए फोटो भी खींचनी शुरू की। अब समय हो चुका था 118 घंटे 50 मिनट। देखो, फ्लैग के बाद दोनों तुरंत काम पर लगते हैं और सेंसर मशीन की मदद से मिट्टी की तलाश करने में जुट जाते हैं। उन्हें ऑरेंज कलर की मिट्टी ढूंढनी थी और साथ ही सेंसर से ये पता लगाना था कि क्या चांद के अंदर कोई हलचल होती है। ऐसा इसलिए ताकि वैज्ञानिक ये पता लगा सके कि क्या चांद के अंदर भी पृथ्वी की तरह गर्म लावा या कोई कोर है, या वो अंदर से बेजान पत्थर है। अब हैरिसन सिमर जो खुद जियोलॉजिस्ट थे, वो चांद की सतह को करीब 10 फीट तक गहरा खोदना शुरू करते हैं और एक पाइप से पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा इसलिए ये लोग करने लग रहे थे क्योंकि ऊपर की मिट्टी तो सूर्य की किरणों से जल चुकी होती है, लेकिन गहराई की मिट्टी में अरबों साल पुराने राज दबे हो सकते हैं। ये सेंसर ये चेक करेंगे कि गहराई में तापमान कितना है और क्या वहाँ कोई नमी या गैस के अंश मौजूद हैं। हैरिसन सिमर जब ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो हर बार वो सैंपल को एक आईडी नंबर से पुकारते हैं। और ये नंबर उसी डेटा कलेक्शन का हिस्सा था जिससे वैज्ञानिकों को पता लग पाएगा कि कौन सा सेंसर क्या रीडिंग देने लग रहा है। और अगर नंबर बीप करता है तो उसका सैंपल लेकर पॉकेट जैसे दिखने वाले वॉलेट में डाल लेते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जिनके सैंपल लिए गए हैं। अगले 3 दिनों तक ये लोग अपने उस 210 किलो के रोवर यानी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पर बैठकर चांद की उबड़ खाबड़ सतह पर 35 किलोमीटर तक घूमते हैं और करीब 110.5 किलो मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करते हैं। फिर उसे लोड करके जाने की तैयारियां करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जाने की तैयारी करते हैं, उनकी नजर पड़ती है चैलेंजर के फ्रंट मडगार्ड पर, जो टूट चुका होता है। तब धरती पर बैठी टीम ने गाइड करते हुए डक्ट टेप से उसे जोड़ने की सलाह दी। जैसे ही उन्होंने ये कोशिश की, मडगार्ड जुड़ गया। लेकिन दोस्तों, अगर ये नहीं जुड़ता तो ये पहिए उस धूल के फव्वारे की तरह ऊपर उछलते और ये धूल एस्ट्रोनॉट के सूट, उनके हेलमेट, कांच और उनके कूलिंग सिस्टम पर जमने लगती। और अगर कहीं धूल रेडिएटर पर जम गई तो मशीनों का तापमान बढ़ने से ब्लास्ट भी हो सकता था। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी हालत थी मडगार्ड की, जिसे टेप से जोड़ा गया। जिसके बाद इंजन को ऑन कर दिया गया और टीम ने नेविगेशन मशीन से बताया कि किस दिशा से तुम्हें बाहर निकलना होगा। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो और सैंपल चाहते थे और एक बार फिर रिसर्च ये करने लगते हैं। और जब हैरिसन सिमर चांद की सतह पर मिट्टी के नमूने ले रहे थे, तब अचानक उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ जाने थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यहाँ तो नारंगी मिट्टी है। और इस पर रिप्लाई ये आती है, It's all over. उनके हाथ लगा था एक बड़ा सा पत्थर जिसे वो पैर से धकेलकर शिफ्ट करने की कोशिश करने लग रहे हैं। अब दोनों एस्ट्रोनॉट खुशी से झूमने लगते हैं। तभी अनाउंसमेंट की जाती है, जल्दी जहां से निकलो, बहुत कम समय बचा है। It's all over. Hey, it is. अब एक हिस्सा यौन का वहीं छोड़कर वो आगे जाने वाले थे, क्योंकि इस यौन को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तभी सर्नर ने जैसे ही बटन ऑन किया, 3, 2, 1 हुआ और एक जोरदार धमाका होता है। और ये धमाका था एक डिसेंट इंजन का। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अंदर यौन का ऊपरी हिस्सा एसन स्टेज जो एक बुलेट की तरह ऊपर की तरफ भागा, क्योंकि धमाका इतना तेज था कि वहां लगा हुआ अमेरिका का झंडा तक झुक गया और यौन को ढकने वाली सुनहरी फॉइल के टुकड़े हजारों मीटर दूर जा गिरे। यहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाली बात अब सुनिए, इस यौन में सिर्फ एक ही इंजन अब बचा था और अगर उस पल वो इंजन स्टार्ट नहीं होता तो सर्नर और हैरिसन हमेशा के लिए चांद की खामोशी में दफन हो जाते। उनके पास कोई प्लान बी नहीं था, लेकिन किस्मत ने साथ दे दिया। यौन जो है तेजी से ऊपर गया और चांद के चक्कर लगाने के बाद तीसरे साथी जो उनका इंतजार कर रहे थे ऊपर कमांड मॉड्यूल से जाकर जुड़ गया। जैसे तीनों दोस्त दोबारा मिलते हैं, इन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अब बचा था आखिरी काम, वहां से बाहर निकलने का। और जैसे ही यौन को बड़ी स्पीड से आगे बढ़ाया और जैसे ये लोग 10,000 फीट पर आए, पैराशूट खोलकर पैसिफिक ओशन में छलांग लगा दी और वहां अमेरिका की आर्मी पहले से मौजूद थी। इन्हें बाहर निकाला गया और सेफली जहाज में बिठाकर कैंप तक लाया गया, जिसके बाद तीनों ने
जहाज से बाहर निकलकर लोगों को संबोधित किया। पूरी टीम ने कहा, वेल डन, आपने कमाल कर दिया। Real smooth shot. Every bit of it. Well done, young man. Outstanding. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। I'd like to ask if I may. Secondly, when you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? In this rough terrain. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. और फिर ऐसे सफल हुआ अपोलो 17 मिशन। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइए। और नासा ऐसे ही पहले भी अपोलो के कई सारे मिशन कर चुका है और ये इनका आखिरी मिशन था। ऐसी और वीडियोस देने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।